या ज़िंदगी भर शायद ये मुझे याद रहेगा कि उन्होंने मुझे किस तरह ख़वातीन आफ्टर मैरिज जो जॉब कर रही होती है उनके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि घर भी देखना है और आपको ऑफिस भी देखना है, प्लस आपको अपनी पोजीशन भी मेंटेन। अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अबरार अहमद में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम है। और ये बात है 2008 की, जब मैं क्लास 9 में गया था। और जैसे ही क्लास 9 में गया था तो मुझसे एक सवाल पूछा गया कि अबरार साहब आप क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी। तो चूँकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी बिल्कुल, और ड्राइंग तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ही बुरी बनाता था मैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ लेता हूँ। और जब मैंने अपनी क्लास में देखा तो जो मेरी क्लास में 40 लड़के थे उनमें से 36 लड़कों ने मुझे मिला के कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट की, सिर्फ 4 लड़कों ने बायोलॉजी पढ़ी। और बरक्स मैंने अगर लड़कियों को देखा तो 100% लड़कियों ने बायोलॉजी सेलेक्ट की थी। उस टाइम में मुझे लगा कि जो बायो और कंप्यूटर है वो दोनों एक जैसे सब्जेक्ट्स होंगे अपनी अपनी फील्ड में, इसलिए दोनों में चॉइस दी गई थी। बट ये मैं गलत था। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, आगे चलकर आपको अगर उसमें कंटिन्यू करते तो मुश्किलात होती है, जबकि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए होता है। और कंप्यूटर जो सब्जेक्ट था वो उस टाइम पे बहुत ही आसान था, और इसलिए हमने सिर्फ 8 चैप्टर्स पढ़ के हमने 9 क्लास को क्रॉस करना था। तो ये मैंने इस वजह से भी कंप्यूटर साइंस मैंने सेलेक्ट कर ली। अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने जब देखा कि एक चीज़ हमारे माइंड में और हमारी सोसाइटी में बनी हुई है कि कंप्यूटर साइंस आप पढ़ते हैं तो आपने मतलब नॉर्मली आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आगे बढ़ने के, अपना करियर बनाने के लिए। जबकि जब बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा फील्ड मिलती है मेडिकल की, यानी आप उसको पढ़कर आगे चल के अगर आप इनकेस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बन सकते हैं। अब ये जो चीज़ थी ये हम जैसे लड़कों के लिए तो बहुत मुश्किल थी, तो इस चीज़ में हमने लड़कियों को ही एक तभी लड़से से आगे जाने दिया। हुआ ये कि जो बायोलॉजी 9 में लेते हैं वो आगे चल के प्री मेडिकल लेते हैं। फिर वो एक हमारी कराची में 2 यूनिवर्सिटी से हैं, एक SMC सिंध मेडिकल कॉलेज है, DMC डिप्लोमा मेडिकल कॉलेज, उसमें एडमिशन हो जाता है। अब जब मैं उन पॉइंट्स को मैं यूनिवर्सिटीज़ की पॉइंट्स को आता जाता देखता था तो अमूमन मैं उनमें लड़कियाँ ही पाता था। होते कुछ ऐसा हुआ कि हमने ये देखा कि इस फील्ड में लड़के तो है ही कम, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही मौजूद होती हैं। मेरी कंफ्यूजन इस चीज़ में थी कि हमने कहा क्या लड़के पढ़ नहीं सकते, क्या वजूहात हैं। तो आज से 3 से 4 साल पहले मेरे एक डॉम मेडिकल के एक लेक्चरर थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई एक सेमिनार में, तो उन्होंने मुझे इसका पूरा रीज़न बताया। उन्होंने कहा कि बेसिकली जो गर्ल्स हमारी सोसाइटी में है वो ज़्यादातर टाइम अपना घर में गुजारती हैं और वो अपने माइंड को एक लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करती हैं, और वो अच्छे मतलब बॉयज़ से काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ सकती हैं, और इसलिए वो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक चीज़ उन्होंने ये बताई। दूसरी चीज़ ये बताई कि ये जो टेस्ट होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट और वाइवा टेस्ट, ओरल टेस्ट, इसमें लड़कियां लड़कों से 4 गुना आगे होती है, इस वजह से वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेती हैं। और यही वजह है कि डॉम मेडिकल की उन्होंने बात बताई कि 80% जो टेस्ट क्लियर करती हैं वो लड़कियां होती हैं, और 20% जो होते हैं वो लड़के होते हैं। मैंने कहा चलो ये तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियों को बोला जाता है कि वो सोसाइटी में कुछ कर नहीं सकती, इतना अच्छा है। लेकिन उन्होंने जब मुझे अगली बात बोली तो मैं थोड़ा सा चौंक किया, जब उन्होंने मुझे बोला कि जो 20% का जो फिगर है लड़कों का ये जो टेस्ट क्लियर करता है, इनमें से 18% जो लोग होते हैं वो अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं, यानी डॉक्टर बन जाते हैं। जबकि इन 80% जो लड़कियां जो यहाँ पर आती हैं उनमें से 20% तो सिर्फ डिग्री लेने आती हैं, बाकी 30% छोड़ देती हैं, और जो रिमेनिंग है उनमें से भी जो है टोटल एवरेज जो हमारा बनता है वो 5 से 6% लड़कियों का होता है जो कि मतलब आगे चल के डॉक्टर बनती हैं और प्रैक्टिस करती हैं। तो ये मैंने सोचा कि 80% में से अगर 6% हमारी मतलब आगे बढ़ रही हैं तो सीट ज़ाया हो रही हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया बन गया है कि लड़कियों को एक जो सबसे हाईएस्ट स्टडी सोसाइटी की है प्री मेडिकल, वो पढ़ने के बावजूद भी वो अपने करियर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती, जस्ट बिकॉज आवर सोसाइटी, द माइंडसेट ऑफ आवर सोसाइटी। तो इसी चीज़ के ऊपर कि शादी के बाद आपका करियर कैसे होता है, जो चीज़ें आपके साथ आती हैं, तो इस वीडियो में बात की जाएगी आगे चल के। और मैं अपने आप को यहीं पर ही फुल स्टॉप लगाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है इन कोलैबोरेशन है महनाज के साथ। महनाज जिनको आप ऐसे
मीनू की बातों के नाम से भी जानते हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है और क्या ही कमाल का चैनल है कि जब जस्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने इनके चैनल पे गया तो मैं 45 मिनट्स तक इनकी चीज़ों को सुनता रहा। जो कलेक्शन, जो फैक्ट्स एंड फिगर ये जमा करके ऑडियंस के सामने पेश करती हैं, वो क्या ही कमाल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, आप इनकी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे तरफ से दी एंड है यहाँ पे। फर्दर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी, क्योंकि ये चैनल मैंने जब बनाया था आपसे एक बात की थी कि कन्फेशन चैनल है, रिव्यूज़ और व्यूज़ का चैनल है, हम डिस्कशन करेंगे सोशल इश्यूज़ पे और जो कहानियाँ आपके साथ हुई हैं जिससे दूसरों को सबक सिखाया जा सके और दूसरों को एक अवेयरनेस दी जा सके, तो ये वो प्लेटफॉर्म है। आप भी इस तरीके से, जिस तरह से महनाज ने अपनी डिटेल्स मेरे साथ अपनी वीडियो में शेयर किए, आप भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स दे रहा हूँ आपको, आप कर लीजिएगा। और फर्दर आप महनाज की जो एक कन्फेशन स्टोरी थी उनके करियर से रिलेटेड, आप उन्हीं की ज़बानी सुने। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनाज एंड यू आर वाचिंग व्यूज़ बाय अबरार अहमद। आज की जो वीडियो है वो कोलैबोरेशन है अबरार अहमद साहब के साथ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे जो है वो प्रोवाइड किया। एज़ उनकी वीडियोस का भी मकसद जो है वो लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को इन्फॉर्म करना एंड सम पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। तो आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट और इसीलिए जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी जो है वो कुछ ऐसी लाइफ आपकी स्टोरीज़ होती हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं लेकिन आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं पता होता और आप जो है वो ज़्यादा ऑडियंस को कैसे रीच करें, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर अबरार जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं जो आज शेयर करना चाहती हूँ वो है माय जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि मोस्टली एक टैबू टॉपिक समझा जाता है। लोग प्रेगनेंसी पे ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन क्योंकि ये एक चैलेंजिंग जर्नी होती है इन अ वुमेंस लाइफ, तो इसको जो है वो यकीनन डिस्कस भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस इस प्रोसेस को, इस फेज़ को, क्योंकि बीइंग अ मदर इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ना सिर्फ प्रेगनेंसी बल्कि आफ्टर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी जो एक बच्चे की परवरिश में जो माँ को सेक्रीफाइस करने होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, वो सब भी बहुत मैटर करते हैं, जिसके लिए यूजुअली बातें नहीं होती हैं। और लोग कहते हैं कि जी मतलब माँ बनना कौन सा एक बड़ा मरहला है या हर इंसान ही माँ बनता है, लेकिन माँ बनती है हर औरत ही, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर औरत की जो जर्नी है ऑफ प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बहुत सारे ऐसे कपल्स भी हैं जो कि जो है वो औलाद से महरूम है, वहाँ उनकी यकीनन इमोशनल जो उनका फेज़ है वो हम जो है वो नहीं जज कर सकते। इसी तरह क्योंकि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, उसको हम जज नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों पे वर्किंग करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ अ फैक्ट कि ये फेज़ ऑफ अ वुमेंस लाइफ या उस जर्नी में जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस जो कि फेज़ है प्रेगनेंसी का, इसमें जो है वो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड हो, आपका डॉक्टर हो, ये बहुत जो है वो चीज़ें मैटर करती हैं। व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड, तो वहाँ पर ये था कि आई वाज अ वर्किंग वुमेन एट दैट टाइम, आई वाज डूइंग अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। तो वहाँ पर जो है क्योंकि एक और मेरी बहुत शादी के फ़ौरन ही बाद प्रेगनेंसी हो गई थी, तो एक तो न्यू इन्वायरमेंट में जब आप जाते हो फिर लोगों को समझने में आपको टाइम लगता है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बीइंग लकी माय इन लॉज वर वेरी गुड, तो मुझे फैमिली की तरफ से तो खैर कोई भी इशू नहीं हुआ। माई प्रेगनेंसी वेंट सो स्मूथ इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द इन लॉज। प्लस मेरी प्रेगनेंसी बहुत मेमोरेबल रही इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ माई फेलो कोलीग्स। मेरा जो ऑफिस ड्यूरेशन था या डिस्टेंस था वो काफ़ी जो है वो लंबा था, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे या पौने 2 घंटे एटलीस्ट मुझे ट्रैवल करना पड़ता था टू रीच ऑफिस, और यकीनन वापसी पे भी इतना ही। तो वहाँ पर जो मेरी फेलो कोलीग्स थी या वैन की जो साथी थी जो कि रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिनसे हमारा इंट्रैक्शन सिर्फ उस वैन में होता था, ऑफिस प्रोवाइडेड वैन में, लेकिन दे वर सो हम्बल, दे वर सो काइंड, और कि वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाली जो सिचुएशन होती है वो फ्रॉम द वैन एंड देन इन ऑफिस। मेरे ऑफिस के जो लोग थे वो सारे, एक तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था,
वी वर जस्ट लाइक अ फैमिली, क्योंकि जब आप 9 to 6 की कोई जॉब कर रहे होते हो तो आप घर से ज़्यादा टाइम आप ऑफिस में जो है वो स्पेंड कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आपके जो बॉन्डिंग है वो बहुत मैटर करती है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी मेंटल जो है हेल्थ के लिए। अब कंपटीशन एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आई रिमेंबर कि जब मेरा ये फेज़ शुरू हुआ, ये जर्नी शुरू हुई, तो जो है वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ना सिर्फ फीमेल्स ने इन माय ऑफिस बल्कि मेरे मेल्स जो कोलीग्स थे उन्होंने, माय मैनेजर, माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, माय टीम लीडर, माय मैनेजर, HR मैनेजर, हर इंसान जिसे मैं कह सकती हूँ कि दे वर सो कंपैशन अबाउट इट, कि जी ऐसा मुझे फील होता था सम टाइम उनके बिहेवियर से कि ऐसा लगता था कि उनके घर में कोई बेबी आने वाला है। जिस तरह वो मुझे ट्रीट करते थे, दे मेड मी फील सो स्पेशल एट दैट मोमेंट कि मुझे जो है वो रियलाइज़ हुआ, या मुझे जो है वो अब तक या ज़िंदगी भर शायद ये मुझे याद रहेगा कि उन्होंने मुझे किस तरह ट्रीट किया। अगर यही चीज़ अपोजिट हो रही होती तो यकीनन वो एक बैड एक्सपीरियंस होता, एंड शायद दोबारा जब मैं इस जर्नी से गुजरूँ तो मुझे फिर वो चीज़ें यकीनन रिकॉल होंगी और वो एक बैड इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेंगी। बीइंग अ वुमेन, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो खुश है, सेटिस्फाइड है, अच्छी डाइट ले रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपके बेबी पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट मिला, ना सिर्फ मेरे घर से बल्कि घर के बाहर भी। और ये शो करता है कि जो वो लोग हैं जो उस इन्वायरमेंट में हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसने इस चीज़ को इंश्योर किया कि इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो देना चाहिए, ना सिर्फ मुझे बल्कि मुझ जैसी और जितनी फीमेल्स वहाँ जॉब कर रही हैं। आई फेल्ट कि जी वहाँ पर उन फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि वो इस जर्नी को ईजी जो है वो ईज़िली कैरी करें, क्योंकि वर्क विद होम जो होता है, वर्क लाइफ बैलेंस, या जो ख़वातीन आफ्टर मैरिज जो जॉब कर रही होती है उनके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि घर भी देखना है और आपको ऑफिस भी देखना है, प्लस आपको अपनी पोजीशन भी मेंटेन करनी है, आपने कंपटीशन को भी जो है वो देखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था, ना सिर्फ उस डिपार्टमेंट के अंदर बल्कि व्हेन एवर आई इंटरेक्ट विद पीपल, चाहे वो टी बॉय हो, चाहे वो ऑफिस बॉय हों, या वो जिसे कहते हैं कि स्वीपर्स हों, गार्ड्स हों, कभी अगर जो है वो रेस्ट रूम में हम जाते हैं तो और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जब फीमेल्स मिलती हैं तो उन सब का भी बिहेवियर वाज वेरी पॉजिटिव एंड दे वर वेरी काइंड टुवर्ड्स मी। तो मुझे ये प्रेगनेंसी का जर्नी जो है वो बहुत ही मेमोरेबल रहा मेरे लिए। मुझे बैक एक का प्रॉब्लम हुआ तो जी फ़ौरन बैक केयर अरेंज किया गया। मुझे स्वेलिंग फीट का जो है वो इशू हुआ तो जी फ़ौरन फुट रेस्ट जो है प्रोवाइड कर दिया गया। लंच ब्रेक्स, क्योंकि हमारा कैफेटेरिया जो है वो अपर फ्लोर पे था, तो लंच ब्रेक में जो है वो फ़ौरन से कोई भी, चाहे वो फ़ीमेल हो या मेल हो, वो ला के मुझे कहते थे कि लाए मैं आपको लंच ला दूँ या मैं गर्म कर दूँ, पानी है, जूस है, कुछ भी खाने का दिल चाह रहा है, हर चीज़ जो है वो मुझे एट माई केबिन जो है वो प्रोवाइडेड होती थी। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। आई कांट नेम ईच एंड एवरी कोलीग ऑफ माइन, लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर कामरान इसरार खान साहब, जो कि मेरे मैनेजर हुआ करते थे, कामरान सिद्दीकी, माई टीम लीडर सैयदा ज़किया फ़ातिमा हु वाज एन अपोजिट टीम लीडर, लेकिन वो भी बहुत जो है वो काइंड रही इस जर्नी में। माई HR मैनेजर ताबिंदा आफ्ताब, और भी बहुत सारे नाम हैं, सो ऑन, मैं जो है वो नहीं काउंट कर सकती। तो ईच एंड एवरी वन हु वॉज देयर इन दैट मोमेंट और इन दैट फेज़, आई एम रियली थैंकफुल टू दैम। और मैं ये अपील करना चाहूँगी, या मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि चाहे आप घर पे हों या आप किसी ऑफिस इन्वायरमेंट में हैं, अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देखें तो आपको उनके साथ एक अच्छा रवैया जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। इट विल स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी और एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट। और हो सकता है कि वो सामने वाला शख्स शायद उस नेचर का ना हो, लेकिन आपके उस काइंड नेचर की वजह से जो है वो आप जैसा जो है वो एटलीस्ट और लोगों को ट्रीट करे। एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, और दूसरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं उन लोगों को जो है वो करना चाहती हूँ जो कि ऑफिस या कोई भी वर्किंग इन्वायरमेंट है जिनका जो उसमें है,
मैनेजरल पोजीशन पे हैं या हेड ऑफ़ द पोजीशन पर हैं, माय रिक्वेस्ट इसके जी एक जैसे मॉन्टेसरी का या डे केयर का जो कॉन्सेप्ट होता है जो बाहर ममालिक में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डे केयर प्रोवाइड करती हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ डैट ऑर्गेनाइजेशंस के जी काइंडली फ़ीमेल्स के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि डे केयर जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जस्ट लाइक मी couldn't follow their dreams, couldn't follow their passion, their work because of restriction। क्योंकि मेरी फैमिली में जो है वो मुझे जो है वो नहीं ऐसा था कोई कि मैं अपनी बेबी को जो है वो उसके हवाले करके जो है वो 9 to 6 की जॉब कर सकूं, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज ड्यूरेशन के बहुत लंबा टाइम है। फिर आप अगर उसको ट्रैवलिंग को इंक्लूड कर लें तो एटलीस्ट आप यूँ समझ लें कि 8 to 7 या 8 to 8 की जॉब, जो तकरीबन 12 से 13 घंटे की जो जॉब बनती है, और कराची का ट्रैफिक जैसे सबको ही पता है, तो वो बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है कि आप उसको जो है वो हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर डे केयर की सहूलत मौजूद होती तो शायद मैं भी और मेरी तरह बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो अपने कैरियर को जो है वो फॉलो करना चाहती हूँ, वो इस चीज़ को जो है वो अवेल कर सकती हैं। तो काइंडली थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी फ़ीमेल वर्क फोर्स, बहुत ज़्यादा अच्छी वर्क फोर्स जो है वो इसी वजह से जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द डे केयर वाली फैसिलिटी। अगर डे केयर फैसिलिटी हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो आई होप कि अगर कोई जो है वो इस वीडियो के थ्रू अगर मेरा मैसेज कन्वे हो सके, कहीं एक जगह भी ये सेटअप जो है वो लग सके डे केयर का, और ये चीज़ समझी जा सके कि जी फीमेल्स डू वांट टू फॉलो देयर करियर आफ्टर बेबी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, तो इस चीज़ पे जो है वो वर्क हो सके। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो का आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब्रार साहब के चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।